हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और जो पिछली वीडियो में यानी जो इससे पहले वीडियो एक ईवीएस एनसीईआरटी का डला हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें बच गई थी। वहाँ पे काफ़ी इजी चीज़ें कवर हुई हैं हमारी एनसीईआरटी में। बाकी कुछ मोस्ट ऑफ चीज़ें जो वहाँ पे बची हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। वो दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं एक साथ में, तो आपका एनसीईआरटी जो ईवीएस के क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, जितना कॉन्सेप्ट होता है, लगभग पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। बात करेंगे हम मॉर्निंग में वीडियो में क्या हुआ था कि वहाँ पे जब हम भाषा बता रहे थे, तो गोवा जो है कोंकण भाषा का गुजरात लिख गया था, तो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, बाई मिस्टेक वो हो गया था। और कोंकण भाषा मोस्टली गोवा की होती है, लेकिन जो तटीय राज्य होते हैं, जैसे तटीय महाराष्ट्र हो गया, तटीय कर्नाटक हो गया, तटीय केरल हो गया, वहाँ पे ये मुख्य भाषाएं जो है प्रमुखता से बोली जाती हैं। बात करेंगे गुजरात में, तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। तो अब हम यहाँ पे जो मोस्ट चीज़ें जो हमारी बची हुई थी, इनको कवर करेंगे, बहुत ही स्पीड में कवर करेंगे, बहुत ही कंसाइज वे में कवर करेंगे, जिससे आपके लिए एग्जाम में काफ़ी कुछ हेल्प आपको मिल सके। पूरा एनसीईआरटी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो कुछ बीच में ऐसे क्वेश्चंस हम वन लाइनर इसमें डालेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक लाइन यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठाई हुई है, तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा, जो हमारे बॉडी को मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है, वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट और वसा से। मतलब ऊर्जा देने वाले ये कार्बोहाइड्रेट और वसा है, लेकिन मोस्ट ऑफ जहाँ से मुख्य रूप से जहाँ से मिलती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। जो प्रोटीन होता है उसका क्या काम होता है? प्रोटीन का काम होता है शरीर की वृद्धि करना, और जो कोशिकाएं होती हैं उनका क्या करना? पुनः निर्माण करना। इसी तरह जो विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, जितनी भी होती हैं, ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सब का क्या काम होता है? इनका काम होता है जो रोग होते हैं उनसे हमारी रक्षा करना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में है, आपके सीटेट में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ये पेडागॉजी कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी यहाँ पे एडअप किए हैं, इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। तो पहली शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मस्तिष्क को भ्रमित करना और इस भ्रम का आनंद उठाना। जब आप सोचते हैं, यहाँ पे कितना तर्क लगाते हैं चीज़ों को कि क्या होगा क्या होगा, तो मस्तिष्क को भ्रमित करने के लिए और इस भ्रम का आनंद उठाने के लिए क्या शामिल किया जाता है? पहेलियों को शामिल करने का ये मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 2004 दिसंबर में एक सुनामी आई थी, जो कहाँ आई थी? अंडमान निकोबार पर आई थी, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट आपका डूब गया था, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो 2004 दिसंबर में सुनामी आई थी, जिसमें क्या हुआ था? इंदिरा पॉइंट आपका डूब गया था। अब यहाँ पे सांप की बात होती है। सांप हमारे देश में 4 प्रकार के पाए जाते हैं: नाग, करेत, दुवैया और अफाई। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा एक हमारे देश में नहीं पाया जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नाग, करेत, दुबैया, अफाई। नाग, करेत, दुबैया, अफाई। आपको अच्छे से चीज़ें 2-4 बार आप चीज़ें करेंगे तो याद रखना। एक बार तो आपको नॉर्मल जो है इसकी स्पीड में देखना है, दोबारा से आप फिर देखिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं है आपके पास। आप इसको 2 से 4 बार ईयरफोन लगा के अच्छे से बस सुन सकते हैं, आपको नहीं देखना है, तो चीज़ें फिर भी आपके दिमाग में जाएंगी। तो 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी आपका, काफ़ी नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं, हम पूरा बोल सकते हैं। अगर आपने दोनों वीडियो प्रॉपर तरीके से देख लिए तो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। ईवीएस में जो 15 नंबर आते हैं वो आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे बात करेंगे वेलक्रो। अब वेलक्रो क्या होता है? देखिए, जो शूज़ होते हैं बच्चों के, जो चिपकाने वाला उसमें लगा होता है, उसको बोलते हैं वेलक्रो। जूतों और सैंडल में ये लगा होता है। इसका जो है आविष्कार किसने किया था? इसको किसने बनाया था? जॉर्ज मिस्ट्रल ने। अब बनाया कैसे था? ये गांव में आपने देखा होगा, एक चीज़ होती है, जब आप जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें जाते हैं तो वो कपड़ों में चिपक जाती है, ऐसे फिंगर की जैसे होती है, चिपकने वाली होती है, उनके वो चीज़ चिपक गई थी। तो उन्होंने उसको इतना ज़्यादा खोजा, उन्होंने बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोप से उसको देखा, इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं, तो उसको उन्होंने वहाँ से ये वेलक्रो का आविष्कार किया वहाँ से। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के कालाहांडी। ये बहुत ही, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होता है? लोग खाते कम हैं, मतलब भुखमरी यहाँ पे फैली हुई रहती है, लेकिन यहाँ पे चावल उगाया जाता है तो बेच लिया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर जाते हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गरीबी पाई जाती है। तो उड़ीसा के कालाहांडी में चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और वहीं पर बेचा जाता है। अब हम बात करेंगे गोलकुंडा किला से, जहाँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। आपको अच्छे से यहाँ से ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो फिर आप ऑप्शन वहाँ पे गलत कर देंगे। ये कहाँ पे स्थित है? ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं ने मिट्टी से इसका निर्माण कराया था। अगर आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका निर्माण किसने कराया था, तब आपको लगाना है काकतीय राजाओं ने निर्माण कराया था, क्योंकि
यहाँ पे दो नाम सुनने को मिलते हैं, एक कुतुब शाही वंश का सुल्तान कुली कुतुब, लेकिन आपको ध्यान रखना है काकतीय राजाओं ने निर्माण करवाया था जो मिट्टी का था, फिर उसको तुड़वा के उसका जो है पुनः निर्माण किसने करवाया था, वो कुली कुतुब ने करवाया था। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि पुनः निर्माण किसने करवाया था, तब आप कुली कुतुब को यहाँ पे टिक करेंगे। नहीं तो अगर आ जाता है गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको काकतीय राजाओं को ही टिक यहाँ पे करना है। अब बात करते हैं इसके, ये जो है प्रसिद्ध क्यों है, तो चमत्कारी ध्वनियों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह का ये बना है कि यहाँ पे चमत्कारी ध्वनियों के लिए ये प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने क्या किया था, 8 महीने तक इसको घेर कर रखा लेकिन जीत नहीं पाया था। यहाँ की जो जल प्रणाली है वो रहबान कहलाती है। फिलहाल मोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि काकतीय राजाओं ने निर्माण कराया था, कुतुब शाह और ये इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ अगर ये ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन में काकतीय राजा भी होंगे और कुली कुतुब भी होगा, वहाँ पे आपको डाउट नहीं करना है। आपको पता है कि निर्माण इनका काकतीय ने ही करवाया है राजाओं ने। पुनः निर्माण की बात आएगी तो आपको कुली कुतुब लगाना है, लेकिन ध्यान आपको सारी चीज़ें रखनी है। एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्रा की वेट लिफ्टर है ये कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ से कुछ चीज़ें छूट गई थी पिछले वीडियो में, फिलहाल कुछ चीज़ें कवर हुई थी लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि 12 साल से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी। 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल इन्होंने जीते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक करी किसने करी और सिद्ध किया कि मलेरिया होता है किससे, मच्छर से, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1902 में। तो ये कौन थे, आपको पता है कि मलेरिया की जो है मलेरिया रोग की पहचान किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने। तो ये एनसीईआरटी में बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें दी हुई हैं, पूरा एनसीईआरटी में है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि मच्छर के पेट में ताक झांक करी और ये सिद्ध किया कि मच्छर से क्या होता है, मलेरिया फैलता है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1902 में। रोनाल्ड रॉस इनका नाम है, रोनाल्ड रॉस। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी वही 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और विटामिन जो है रोगों से रक्षा करता है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह से आपके क्लास में, मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में है। कक्षा 5 की बुक में क्या है, ईवीएस की पार्ट में उसी से ठंडा उसी से गर्म एक करके पार्ट है, जिसका जो है लिखा किसने था इस कहानी को, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, ये भारत के तीसरे व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, आप सबको पता है, भारत के राष्ट्रपति थे ये। इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर मतलब पूछ सकते हैं, ज़रूर का तो नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है। तो कक्षा 5 की बुक में उसी से ठंडा उसी से गर्म है, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उस कहानी को लिखा है और इन्होंने एक नहीं कई कहानियां बच्चों के लिए लिखी हैं। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। इस तरह से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर दिया होगा कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये क्या थे, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कौन सा चैप्टर है या पार्ट का नाम पूछ सकता है, कौन सी कक्षा में। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तो बस आपका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले आपको उसके लिए रेडी रहना है। आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रमुख खिलाड़ियों की। साइना नेहवाल बैडमिंटन में है, पीटी उषा एथलेटिक्स है, कर्णम मल्लेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारोत्तोलन में अभी बात हुई, वेट लिफ्टिंग में है, कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो यानी जो भाला फेंक टाइप होते हैं उनके खिलाड़ी हैं। मैरी कॉम क्या है आपकी, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। स्पीसीज क्या होती है, यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, स्पीसीज होती है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ, मतलब कुछ विशेष का मतलब ही हो जाता है स्पेसिफिक, जो जनरल से जो सामान्य से थोड़ा डिफरेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, विशेष। तो यहाँ पे स्पीसीज वही जातियाँ होती हैं जो जनरल से थोड़ा बेस्ट मतलब थोड़ा डिफरेंट होती हैं, विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उड़ने वाली गिलहरी, आपको पता है कि नॉर्मल हमारे यहाँ कैसी गिलहरी होती है जो पेड़ों पे चढ़ती है चलती है ज़मीन पे, लेकिन उड़ने वाली गिलहरी क्या हो गई, इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी हो गई, तो इसलिए यहाँ पे भौंकने वाला हिरन नॉर्मली नहीं देखा है हम लोगों ने। तो ये क्या हो गया, इसका स्पेसिफिक क्वालिटी हो गई इसकी जो सामान्य से भिन्न है, तो इसको हम स्पीसीज बोलेंगे, यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ। आवास नष्ट होने से या नई स्पीसीज के प्रवेश करने से इनके अस्तित्व को क्या होता है, खतरा होता है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि स्पीसीज वही हैं जो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ हैं, विशेष क्षेत्र में ये पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे उड़ने वाला गिलहरी हो गया, भौंकने वाला हिरण हो गया, मतलब जो नॉर्मल से भिन्न है वो क्या होंगे, हमारे स्पीसीज होंगे जिनमें कुछ क्वालिटियाँ स्पेसिफिक होंगी। अब हम बात करेंगे, भूकंप आया था कहाँ पे, भुज के गुजरात में, ठीक है, भुज नामक जगह है, वहाँ पे क्या आया था, भूकंप आया था, हज़ारों लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई थी। इसका आपको ये भी पूछ सकता है।
अब हम बात करेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। वह क्षेत्र जहाँ वन्य जीवन, पेड़ पौधे और जंतु संसाधन के साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासियों को पारंपरिक ढंग को भी संरक्षित किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ के जो है परंपरा या फिर बोल लीजिए वहाँ के लोगों का जो जीवन होता है वो थोड़ा संकटमय हो जाता है या फिर ऐसा लगता है विलुप्त होने की कगार पर है। तो ऐसे लोगों को संरक्षित किया जाता है, ऐसे लोगों की जो परंपरा है उसको संरक्षित करने का होता है। तो भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल की शांति घाटी में। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पेड़ पौधे या जंतु संसाधन के साथ साथ आदिवासियों की पारंपरिक ढंग को भी संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे वन और जंगल कटने के परिणाम। बहुत बुरे परिणाम होते हैं अगर हम वन ज़्यादा काट रहे हैं, जंगल ज़्यादा काट रहे हैं। तो हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे जो हर बार हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, भूजल और वर्षा के जल में कमी आएगी, जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा, बाढ़ में वृद्धि होगी, मृदा की उर्वरता में कमी आएगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में असंतुलन होगा। असंतुलन कैसे होगा? जब पेड़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे इंसान तो ज़्यादा हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम जब सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ों की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी मात्रा में क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा, असंतुलित हो जाएंगी मात्रा इनकी। वर्षा का जल का रिसाव कम होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर 33 भाग पर वन होने चाहिए। आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए वन लाइनर क्वेश्चन कुछ बीच में डाल दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये ऐसे आपको वन लाइनर ऐसे दिमाग में बिठा लेने हैं। ट्रेन टिकट पर जो PNR होता है उसका क्या मतलब होता है? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी यात्री का नाम रिकॉर्ड। ट्रेन टिकट पर जो PNR होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसका मतलब है यात्री का नाम रिकॉर्ड। आपको अच्छे से अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा लेनी है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रदूषण रहित परिवहन। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर आपको प्रदूषण रहित जो है अपने पर्यावरण को बनाना हो तो आप किन परिवहनों का चूज़ करेंगे, या ऑप्शन आ जाएंगे इनमें से क्या करेंगे। तो देखिए जो रिक्शा होता है, ई रिक्शा होता है, तांगा होता है, बैलगाड़ी होता है, आपको पता है ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, क्योंकि प्रदूषण मोस्टली वहाँ से होता है जैसे धुआं, डीजल, पेट्रोल, इनसे जो भी वाहन चलते हैं उनसे धुआं जो निकलता है उससे मोस्ट ऑफ प्रदूषण फैलता है। CNG चलित वाहन भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नोट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखने के लिए आपको क्या करना है, ये ऐसे ही आपको दिमाग में बिठा लेना है। ये जहाँ पे आ जाए आपको टिक कर देना है। आपको पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखने के लिए हमें प्रदूषण रहित परिवहनों या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? सार्वजनिक परिवहनों का प्रयोग करना चाहिए। आपको ये लाइन बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर आपको पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखना है तो या तो आप क्या करिए, प्रदूषण रहित जैसे कि CNG चलित वाहन का प्रयोग करिए परिवहन का, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करिए। अब आलूबरनी की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। तो आलूबरनी कहाँ के थे? ये उज़्बेकिस्तान का निवासी था। महमूद गजनी के साथ ये कहाँ पे आए थे? भारत आए थे। जब ये भारत आए थे तो इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो शायद इनको अपने वहाँ पर नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान का जो है ये बहुत दूर से आए थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी जैसे कि इन्होंने कुआं देखा। तो इनकी बात अगर करेंगे तो आपके दिमाग में तालाब और कुआं ये आ जाना चाहिए। तालाबों के बारे में इन्होंने भर भर के अपनी पुस्तक में भारत के विषय में चीज़ें बताई हैं। स्पेशली इन्होंने तालाब के बारे में बहुत चीज़ें अच्छे से जो है अपनी किताबों में वर्णन की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आलूबरनी ने जब भारत आए थे तो तालाबों के बारे में अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखा था। यहाँ पे बात करेंगे टिन खेती की। टिन खेती क्या होती है? देखिए टिन खेती की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होती है? मोस्टली मिज़ोरम में, इसको आपको ध्यान रखना है। अब टिन खेती एक प्रकार की धूम खेती ही है। तो धूम खेती को पहले हम समझेंगे कि धूम खेती क्या है। धूम खेती को स्थानांतरी खेती भी कहते हैं। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मतलब है ये आपका भारत हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये मिजोरम, ये इस तरह से। तो उत्तर पूर्वी ये आपका उत्तर हो गया। इसको अगर हम ऐसे बांटेंगे तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया पूर्वी। तो इस तरफ क्या है, ये मोस्ट ऑफ यहाँ पे पूर्वी धूम खेती की जाती है या मनाई जाती है, ये मान के चलिए। अब धूम खेती में रूल्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे क्या होता है, वनस्पति को गिराकर या उखाड़ कर जला देते हैं, इसको फेंकते नहीं हैं।
वनस्पति को गिराकर या उखाड़कर जलाकर खेत में ही जो भी जला दिए जाते हैं, जो राख होती है सब खेत में ही मिला दी जाती है, वो उसको नहीं फेंका जाता है। किसान हल का प्रयोग यहाँ पे नहीं करता है। वनस्पति को जलाने से मिट्टी की क्या है, उर्वरकता वहाँ पे बढ़ जाती है। एक बार फसल कटने के बाद खेत को कुछ सालों के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये होती है धूम खेती, इसको धूम खेती बोलते हैं। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मोस्टली, जैसे मिजोरम हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे धूम खेती की जाती है। तो सिंचाई की विधियों की यहाँ पे बात करेंगे। पहली विधि आपको ध्यान रखनी है छिड़काव विधि, छिड़काव तंत्र। दूसरी टपकन या ड्रिप तंत्र। दो ही आपको ध्यान रखनी है, बस दो ही आप करेंगे, कितने भी ऑप्शन हो आप अच्छे से कर लेंगे। छिड़काव में क्या होता है, आपको यहाँ से दूर से ही पता चल रहा है छिड़की जा रही है, मतलब फव्वारे के रूप में फसलों में क्या हो जाता है, पाइपों के द्वारा जल को जब छिड़का जाता है फव्वारे के रूप में छिड़का जाता है, तो इसको कहते हैं हम छिड़काव विधि। यानी छिड़काव में छिड़कते हैं फव्वारे के रूप में चीज़ों को, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। टपकन या ड्रिप विधि, टपकन का मतलब ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ धीरे धीरे टपक रही है, बूंद बूंद चीज़ करके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जल को पाइपों के द्वारा बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक गिराते हैं, इससे क्या होता है, जल व्यर्थ भी नहीं होता है और अच्छे से सिंचाई हो जाती है। तो ये कौन सी आपकी विधि हो गई, ड्रिप विधि या टपकन विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। सूर्यमणि, ये जंगल की साहसी बेटी, इनकी बहुत अच्छी कहानी है, मैंने पढ़ी है पूरी NCERT में 4th क्लास में, इनकी बहुत अच्छी कहानी है। झारखंड की ये आदिवासी महिला हैं। इनके गांव के लोग जो है कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कहाँ की महिला हैं ये, झारखंड की आदिवासी महिला हैं ये। इनके गांव के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी। हुआ क्या था, इनके जंगल, ये यहाँ के लोग क्या करते थे, जो पत्ते होते थे पेड़ों के, ठीक है, जो पत्ते होते थे उनसे जो पत्तल बनते हैं उनको बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। एक ऐसा समय आया जब इनके जंगल को काटने का, मतलब लोग काटने का सोचने लगे या जंगल में कुछ नई नई चीज़ें बनाने लगे, तो इनको लगा कि इस जंगल को बचाना चाहिए, नहीं तो जो ये हम लोग कमा रहे हैं पत्तों से, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हानि होगी, हम लोग अपने जीवन यापन नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत ही साहसी महिला थी, तो इन्होंने जो है जंगल बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि सरकार ने जंगल अधिकार कानून 2007 में पारित किया। अब इस कानून में क्या लिखा था कि इसके अनुसार जो लोग जंगल के पास या जंगल में 25 साल तक रह रहे हैं, उनका जंगल पर अधिकार होगा, वो हटाए नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे जो भी वो उगाएंगे वो भी चीज़ें उन पे अधिकार होगा पूर्णतः। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन नहीं, यहाँ से कम 10 टाइप के, 20 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पे सूर्यमणि ने तोरांग नामक केंद्र खोला। जो सूर्यमणि थी उन्होंने कैसा केंद्र खोला, क्या नाम था उसका, तोरांग नामक केंद्र खोला। और तोरांग का अर्थ क्या होता है, तोरांग का अर्थ होता है जंगल। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। जहाँ से आपको लग रहा है, जहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक मैंने बताए सारे आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। कहीं ना कहीं आपका जो NCERT का मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे कवर हुई हैं, और इनको बार बार आप चीज़ें करेंगे तब जाके आपका अच्छे से होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं इसी टाइप के और वीडियो अच्छे अच्छे आपके लिए बना सकूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, सीटेट बहुत अच्छा स्कोर करिए सीटेट में। अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपका लास्ट टाइम है, आप अच्छे से कर लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक, जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधे पौधों के आधार में दिया जाता है। आधार का मतलब क्या होता है, बेस। बेस का मतलब होता है जड़। किसी पेड़ का आधार क्या है, तो वो जड़ होती है, तो इसका मतलब है पौधे के जड़ में दिया जाता है। 2021-22 में क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमोटो आपने सिर्फ 2 पढ़ी हैं, उसमें आपको पता है कि जो आधार या जड़ों में जो टपकन विधि होती है, जड़ों में सिर्फ एक ही होती है कि बूंद बूंद करके डाला जाता है, वो कौन सी विधि होती है आपकी, ड्रिप विधि। आपको यही टिक कर देना है। अब हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन का टाइम होता है, सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय सही माना जाता है। क्या होता है कि छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कुछ नर मक्खियाँ होती हैं जो कुछ खास काम नहीं करती हैं, यानी जो मधुमक्खी पालन होता है इसमें जो नर मक्खियाँ होती हैं उनका कुछ खास काम नहीं होता है। रस ढूंढना, छत्ता बनाना और बच्चों का पालन करना, ये किसका काम होता है, श्रमिक मक्खियों का, नर मक्खियों का नहीं, श्रमिक मक्खियों का। नर का कुछ खास काम नहीं होता है यहाँ पे। लीची के जो फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा लुभाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
अब हम यहाँ बात करेंगे, कुछ यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बार बार, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपको 2 चीज़ें दिमाग में बिठा लेनी है। मिश्रित धातु से रिपीटेड क्वेश्चंस, हर बार यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है पीतल को ब्रॉस बोलते हैं, कांसा को ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो जब कभी बात आ जाए, सिर्फ यहाँ पे ब्रॉस का भी आ जाता है कि ब्रॉस किन 2 जो है धातुओं से मिलकर बना होता है, तो आपको ध्यान देना जो पीतल है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। कांसे को आपको ध्यान रखना है कैसे, जो गोलकुंडा किला की हमने अभी बात की थी, काकतीय राजाओं ने निर्माण करवाया था उसका, तो उस गोलकुंडे में जो तोपें मिली हैं, जो तोपों का प्रयोग किया जाता था, वो किसका था, कांसे का होता था। इसलिए यहाँ पे हम कांसा को पढ़ते हैं। तो कांसा से आप ध्यान रखिएगा कि गोलकुंडा किले में जो है जो तोपें थी वो किसकी थी, तोपों को बनाने में किसका यूज़ होता है, कांसे का यूज़ होता है। कांसा को बोलते हैं ब्रॉन्ज। कभी कभी सिर्फ ब्रॉन्ज या ब्रॉस से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको बार बार जब आप देखेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर डाउट हो जाता है। तो पीतल या ब्रॉस कौन सी मिश्र धातु से बना होता है, तांबा और जस्ता से। ब्रॉन्ज या फिर कांसा इसको कह लें, तांबा और टिन से बना होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये चीज़ें, भूलनी बिल्कुल भी नहीं है, आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आने के चांस है, तो ये चीज़ आप अच्छे से मन में अपने बिठा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट एक हमारा और टॉपिक बचा हुआ है।